हेलो एवरीवन। आज हमने बनाई है 9th जून 10th जून और ये है 12th जून की स्टैटिक क्विज की क्वेश्चंस की वीडियो। ये मैंने आज ही बनाई क्योंकि ये जून से रिलेटेड है। अक्टूबर से रिलेटेड भी मैंने आज ही बनाई है। अक्टूबर को तो हम रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू करेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पिछले जो मंथ है उनकी जो छूट गई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कवर कर ले ताकि हमारे पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक रहे। तो इसके अलावा जो लास्ट वाली जो 10th जून की थी वो थी, अगर हम 9th जून की बात करें वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड थी। जो 10th जून थी ज्योग्राफी से रिलेटेड थी। अगर हम इसको एक बार रिवाइज करने की कोशिश करें कि हमने 10th जून में क्या देखा था। हमने देखा था पोलर वर्टिक्स, नॉर्थ जो साउथ पोल है वहाँ पे एक साइक्लोन जो परसिस्टेंट साइक्लोन प्रोड्यूस होते हैं उसको पोलर वर्टिक्स बोलते हैं। 1000 किलोमीटर के डायमीटर में बेसिकली ये फैले होते हैं। कोरियोलिस फोर्स इनके लिए भी जरूरी होती है। बेसिकली कोरियोलिस जो फोर्स होती है वो हर साइक्लोन के लिए जरूरी होती है। जब हम कोरियोलिस फोर्स की बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी था कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो रोटेशन की वजह से होती है, रिवोल्यूशन की वजह से नहीं होती है। इसके अलावा जो कोरियोलिस फोर्स है उसकी वजह से जो करंट जो ओशन कर्व्स होती है उनकी डायरेक्शन में चेंज होते हैं ऑफ कोर्स। और जो कोरियोलिस जो लिसिस फोर्स है उसके वजह से जो ट्रेड विंड डिफ्लेक्ट होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ट्रेड विंड डिफ्लेक्ट होती हैं लेफ्ट की तरफ, एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रेड विंड होती हैं डिफ्लेक्ट होती है वो राइट की तरफ। नो सॉरी, आई थिंक मैंने बस बोल दिया। जो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रेड विंड्स है डिफ्लेक्ट होती हैं वो होती हैं लेफ्ट की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। इसके अब पोलर वर्टिक्स में ये हो गया। या इक्वेटर पे जो कोरियोलिस फोर्स होती है जीरो होती है, इसी वजह से कोई भी साइक्लोन इक्वेटर पे नहीं बनते क्योंकि उसके कोरियोलिस फोर्स के बारे में हो गया। इसके अलावा जो हमारे पास था लॉन्गिट्यूड का क्वेश्चन था। लॉन्गिट्यूड की बेसिकली जो लेंथ होती है, लॉन्गिट्यूड क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है और पोल्स पे ना वो कंबाइन करती है तो उनके स्पेस जो इनके लॉन्गिट्यूड के बिटवीन जो स्पेस होता है वो डिक्रीज होता है इक्वेटर टू पोल्स। कि जो पोल्स पे बेसिकली वो कम हो जाता है ये कह रहे हैं। और उनकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, ना ही कोई एल्टीट्यूड में चेंज होता है। और जो लैटिट्यूड होती है वो जैसे जैसे अगर आप पोल्स की तरफ जाते जाएंगे तो उनकी उसमें चेंज आता रहता है। बेसिकली पैरेलल लाइन होती है। लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन और लैटिट्यूड को पैरेलल बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन थे। इसके अलावा और क्वेश्चन थे रिलेटेड टू टेम्परेचर इन्वर्जन। या तो आज हम ये बेसिकली हिस्ट्री से हैं। हिस्ट्री में तो तुक्के भी नहीं लगते, ज्योग्राफी में तो ऐसे मार्क्स मेरे उसमें भी अच्छे नहीं आए थे। इसमें भी अच्छे, हिस्ट्री में तो मुझे वैसे ही कोई उम्मीद नहीं रहती है खुद से। चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 हियर। Consider the following statements regarding the Rampa Rebellion of 1879। मेरे ऊपर से जाते हैं चीजें, याद तो कुछ होता नहीं है, रिटेंशन की प्रॉब्लम रहती है थोड़ी। It was a rebellion against the British in the hill tract of Vijagapatam. Vijagapatam, okay. It was led by the Jamidars. Ban of Tory tapping was an important factor behind the rebellion. So, how many of the above statements are correct? Anyone here in the comment box can reply. However, no one is watching them. I'm not expecting anything from them. That's okay, totally fine. But when you will gonna start looking at them and start giving answers, it will be more, in interesting session. Okay. मुझे कोई आइडिया नहीं है और मैं इसमें टाइम वेस्ट भी नहीं करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा सोच के, क्योंकि सोच कर भी क्या होगा। अननेसेसरली कोई अनकॉन्शियस तो मैं उठा के लेके नहीं आऊंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो अनकॉन्शियस में होंगी। कॉन्शियस में होती तो मुझे जनरली पता होता कि आंसर क्या है। पोलिगर रिवोल्ट, पोलिगर बेसिकली जो थी revolt of early 19th century was rooted in general discontentment with poison rule, oppressive land revenue system, control of tribal forest and river stream by the British government, enmity of tribal with non-tribal, of course not। जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ पोलिगर कौन थे, ये विजयनगरा एम्पायर में थे पोलिगर, जो उनकी मदद करते थे रूलर्स की। तो उनको किस वजह से जनरल डिस्कंटेंट, पहला ठीक है। ऑपरेसिव एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जब उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे, या तो इसका फर्स्ट वाला होगा या सेकंड वाला होगा। ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम, बेसिकली ऑपरेसिव से उन्हें क्या मतलब, मे बी, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट गैसिंग इट। ये गैसिंग वर्क है, उसमें मुझे नहीं पता कितना ठीक रहेगा। दूसरे का मैं बेसिकली ए कर रही हूँ। लेट्स सी द आंसर। Anglo-Mysore War, Anglo-Burmese War, Anglo-Sikh War, and Anglo-Maratha War. Which of the following is the correct
क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द अबव इवेंट, सबसे पहले कौन सा हुआ था? बेसिकली मैसूर वॉर ही हुआ होगा। सिख वॉर तो नहीं था, मराठा वॉर भी नहीं था जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, क्योंकि सबसे मैसूर के साथ उनकी काफी ज्यादा, मराठा तो पहले शायद उसमें तो उन्होंने साथ दिया था मैसूर का, और सेकंड में उन्होंने मैसूर वाले रूलर का साथ दिया था मराठाओं ने, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ। और उसके बाद दो थर्ड में इनमें ना अलग अलग से वो भी हुई थी, अगर मैं अच्छे से याद कर पाऊँ इनको, तो जो उनकी पॉलिसीज, आई थिंक, वैसे उनके बीच में जो भी चीजें रही थी कि ये वाली, ओके, बर्नीज, आई मीन ट्रीटीज जो होती हैं एट द एंड, जो वार को एंड करती है तो ट्रीटी साइन होती हैं सबके बीच में। ओके। एंड सिख वॉर भी बाद में हुई है, काफी बाद में हुई है सिख वॉर तो। और बर्नीज वॉर का मुझे ज्यादा याद नहीं आ रहा है, इन तीनों को तो फिर भी मेरे दिमाग में एक थोड़ा सा है कि ये सब हुआ था, उसका तो मुझे याद भी नहीं आ रहा। मैसूर वो तो बहुत ही खतरनाक थे, जैसे कि मैंने कोई कहीं देखे हुए हैं, बेसिकली पढ़ने से पता चलता है कि काफी ये था। और उन्होंने अपने साथ काफी सारे अपोजिशन को भी मिला लिया था, जैसे शायद हैदराबाद की निजाम भी ब्रिटिश की साइड थी, और मराठास भी, उन्होंने सबने मिलकर मैसूर पे अकेले पे हमला बोला था। उसके बाद पहले कौन थे, उसके बाद जैसे लास्ट में जो टीपू सुल्तान आए थे, पहले उनके जो फादर थे, वो भी, जो नेपोलियन ने क्लब भी बनाया था, जैकोबिन क्लब था आई थिंक, उसका भी बहुत सारा रोल था उसमें। टीपू सुल्तान के फादर कौन थे जो मैसूर को लीड कर रहे थे? ओह, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, लेट्स सी। तो मैं अगर फिर भी एक थोड़ा सा जनरल क्रोनोलॉजिकल इवेंट की बात करूं, तो मैं प्रेफर करूंगी 142। कहीं है ऐसा कुछ सिनेरियो? नो, वन वाला सिनेरियो तो है, 1-4 से ही बात करते हैं फिर हम। बर्नीज वॉर को लेके मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है, तो अगर हम ए और सी में से चूज करना चाहें तो किसे चूज करेंगे? बर्नीज और, आई एम नॉट श्योर मैन। म्यांमार को बर्मा बोलते थे पहले। ये 1432, 1423, पहले तो इन्होंने एक अच्छी खासी ट्रीटी एस्टेब्लिश की थी ना, तो मैं फिर भी प्रेफर कर रही हूँ 1432, मैं यही बोल देती हूँ, सी। लेट्स सी क्या होता है। बाकी काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट। दिस इज द फुल स्टेटमेंट अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट चल रहे हैं 1833, 1857 में रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद जो आ गई थी, सेक्रेटरी जनरल ऑफ स्टेट बने थे, वाइस रॉय बने थे, उससे पहले जो चल रहा था वो गवर्नर जनरल चल रहे थे। 1857 क्रांति के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंदर ले लिया था, उससे पहले जो था कंपनी रूल था वहाँ पे, तो ये सब कंपनी 1873 से, ओके आई एम सो सॉरी, 1773 से चीजें स्टार्ट हुई थी, जैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1773, क्विट इंडिया एक्ट और एक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, ये सब चल रही थी। तो बेसिकली इसमें क्या बोला गया है, इट vested all civil and military power on the governor general of India. It introduced an open competition system of selection and recruitment of civil servant. I don't think so it can be possible. I don't know. It ended the activities of East India Company as a commercial body which become a purely administrative body. No, I would prefer only one. ये भी मैं गैसिंग वर्क कर रही हूँ, आप भी अपना करिए, अपनी तरफ से करिए, देखते हैं। मैं तो रिकॉर्ड बना के चल रही हूँ, आजकल जितने भी वीडियो बनाए उसमें 1 2 3 का 5, ओहो इम्पॉसिबल सा लगता है थोड़ा। पर मैं प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, रिवाइज नहीं कर रही हूँ चीज़ों को। अगर पीपल, इफ यू आर डूइंग दिस एंड यू आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स, तो यू शुड बी कंसर्न अबाउट दैट एटलीस्ट। और आपको जेन्युइनली डेली 5-10 क्वेश्चंस करने चाहिए, क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि एट द एंड वी विल डू दैट, वी विल नॉट गोना डू दैट एनीथिंग। एंड द एंग्जाइटी इशू होते हैं, बहुत एंशियस होते हैं हम लोग, इस चीज़ें रिवीजन रिटेन करना होता है, एक उसको बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, रिटेन करो। इसके अलावा आप अगर उसके उस टाइम आपके पास ये प्रेशर भी होगा कि यू हैवंट डन एनीथिंग क्वेश्चन, सो it will, you know what, you cannot handle it if you are not the strong mindset people. Okay, let's move to the aim of Public Safety Bill 1928 was to regulate the manufacture, sale, possession and carrying of firearms, allow British subjects to be tried by Indian judges. Oh,
कोर्स नॉट, ये तो कभी हुआ ही नहीं कि इंडियन जजेस उसको ट्राई कर, उन्होंने बेसिकली जूरी बनाई थी, जूरी में भी उन्होंने अपने मेंबर रखे थे। इस पे तो इसको कौन सी, ये पब्लिक सेफ्टी नहीं था, इस ये तो बिल्कुल रिलेटेड नहीं था पब्लिक सेफ्टी से, ये कौन सा था ये मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बेसिकली इस पे काफी वो हुआ था। Report of prisoners suspected of propagating socialist and communist ideas. Okay. And the next is abolish oppressive social practice among various religious groups. Public safety bill. Hmm, I would prefer D. इसे कहते हैं guessing और तुक्कावत. But I always do wrong guessing. I don't know how I managed to do that, but I'm very good at it, making wrong guess. So let's see. आपके भी हो गए होंगे, देखते हैं, चलिए कौन ज्यादा स्कोर करता है, आप क्या मैं, इसलिए आप ही करें तो ज्यादा अच्छा है। खुद से कोई उम्मीद चल नहीं रही है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था तो मैं कुछ वो भी नहीं कहूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन था रंपा रेबेलियन से 1879 में। रेबेलियन किसके अगेंस्ट था? ब्रिटिश के। इन द हिल ट्रैक ऑफ विजागापतम it was led by जमींदार। ban of toady tapping was an important factor behind the rebellion। तो आप इसमें था दो क्वेश्चन आंसर ठीक है, देखते हैं कौन कौन से ठीक है। स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है, जमींदार के द्वारा लीड नहीं किया गया था, तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इट वॉज एन इंसरेक्शन बाय द हिल ट्राइब इन द रंपा रीजन ऑफ विजयगपतम हिल ट्रैक एजेंसी ऑफ विजयगपतम डिस्ट्रिक्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी एंड जमींदार। तो ये तो यहीं पे ही गलत हो जाता है, क्योंकि जमींदार के और ब्रिटिश के अगेंस्ट तो था ही, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उसमें जमींदार से लीड कैसे कर सकते हैं? रंपा रेबेलियन उन्हीं के अगेंस्ट था, और ये कहाँ था? ये जो भी था ये मद्रास में, मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी। द हिल ट्रैक्स ऑफ विशाखापट्टनम वर इनहेबिटेड बाय द हिल ट्राइब्स who lead a more or less independent way of life for centuries. Okay, these tribes paid a regular tribute to Zamindar or Mansabdar, who was subject of British India. Then Zamindar of the region was an oppressive tyrant. There was smaller riots and uprising before, but to make matter worse, the Madras government introduced a law making making toady tapping illegal and introducing a toady tax. This would not have been a great deal to the hill tribes, but toady tapping was a part of their culture. This led to a full-scale rebellion in 1879. तो हम एक बार थोड़ा सा समझते हैं इसको, कि जैसे अगर हम बात करें, लेट सपोज ये हम बनाते हैं, ठीक है, और ये अपना क्या था? मैसूर था यहाँ पे, और ये यहाँ पे था तावनकोर, और ये यहाँ पे थी मद्रास प्रेसिडेंसी। ओके, तो बेसिकली जो रिवोल्ट था, आपको ये बताना चाहिए, जो रंपा रिबेलियन था 1879 की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश के अगेंस्ट भी था और जमींदार के अगेंस्ट भी था। छोटे मोटे रिवोल्ट्स तो बेसिकली चलते ही रहते थे चीजों को लेकर, लेकिन रंपा रिबेलियन कब हुआ? जब टोडी जो टैपिंग है उसको इलीगल बताया गया और टोडी टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिकली जो हिली जो ट्राइबल एरिया, उनका अपना एक तरीका होते हैं रहने के, या फिर अपने अलग से वो चीजें होती हैं। बट जब टोडी बेसिकली क्या होता है, मान लो ये पाम है, पाम ट्री है या कोकोनट ट्री है, तो वहां से एक टोडी एक अल्कोहलिक बेवरेज होता है, तो उसको ही कलेक्ट किया जाता है, जो उसको कलेक्ट करते हैं उसको टोरी टैपर बोलता है। तो जब उसको ये भी एक एक्टिविटी होती है, आप एक रेवेन्यू एक्टिविटी लगा लें उनकी, या फिर कुछ इस तरह से उनके कल्चर का पार्ट भी है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा ज्यादा, आई मीन दे बिकम एंग्री एंड दे स्टार्टेड रिबेलियन in that 1879 which we called रंपा रिबेलियन। ओके, तो अगर हम बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी था, मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था, और जमींदार के अगेंस्ट पे था। थोड़ी बहुत थोड़े से इधर उधर की जो भी अपराइजिंग वगैरह थी, राइट्स वगैरह चली रही थी, लेकिन मामला ज्यादा खराब कब हुआ? जब गवर्नमेंट, जो मद्रास की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और जो उन्होंने कहा कि जो टोरी टैपिंग उसको इलीगल बताया और एक टोरी टैक्स इंट्रोड्यूस किया, जिस वजह से वो थोड़े ज्यादा एंग्री हो गई, उनके कल्चर का पार्ट भी था, और हिली एरिया में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी भी थी, इसलिए रंपा रिबेलियन हुआ 1879 में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड द पोलिगर रिवोल्ट।
ओके, आई थिंक आई हैव मेड द राइट वन, राइट? मेरा जो मैंने सेकंड का, ओह! हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है ऑप्रेसिव, मैंने शायद ए किया था, जनरल डिसकंटेंट विद पोलिसन रूल। बट ये दोनों थोड़े सिमिलर ही लग रहे थे। बेसिकली था क्या, पहले पोलिगर जो विशाखा जो विजयनगर एम्पायर था, उनके जो रूलर थे उनकी हेल्प लेते थे चीज़ों में, जैसे कि अगर उन्हें कहीं अटैक करना है तो पोलिगर की हेल्प भी लेते थे, और बाकी फिर जो वो अपना जितना भी उसको टेरिटरी को विन करते थे तो वहाँ से पोलिगर को भी अपना पैट्रनाइज भी कर देते थे, तो मतलब पैट्रनाइज मतलब वो भी पोलिगर को सपोर्ट करते रहते और पोलिगर की हेल्प भी लेते रहते थे। लेकिन जैसे विजयनगर एम्पायर ब्रेक डाउन हुआ, आई एम नॉट श्योर आई एम सेइंग इट राइट और रॉन्ग, आई थिंक, तो शायद जब चीज़ें बहुत खराब हो गई उसके बाद, अ, या फिर आई थिंक आई एम मेक इट द पोलिगर वॉर्स, और war fought between the Polygars and the former Tirunelveli kingdom in Tamil Nadu and the British East India Company force between 1799 to 1805 over pending tax, oppressive land revenue system, etc. The British finally won after carrying out grueling protected jungling campaign against the Polygar armies and finally defeated them. The British victory over the Polygar brought large part of the territories of Tamil Nadu under the British control, enabling them to get a stronghold in southern India. तो जो बेसिकली इनके बीच जो हुआ था, अगर हम इसको दोबारा देखें तो लेट मी थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो सबसे फेमस रूलर रहे हैं विजयनगर एम्पायर के रहे हैं श्री कृष्ण देव राय। जैसे अगर हम ये बात करें, ये विजयनगर एम्पायर उसके टाइम पे उन्होंने इसको 3 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ था। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया एंड थर्ड ये हो गया। फर्स्ट में बेसिकली क्या था, ये जिंजी, यहाँ पे जो इसकी कैप, इसको जिंजी आप जैसे ये जिंजी था, यहाँ पे हो गया थन थंजो वो था आई थिंक, एंड दिस इज वाज द मदुरई। और इनको जो रूल करते थे ये किसके अंदर डिवीजन, जैसे ऊपर सबसे बड़ा कृष्णदेव राय हो गए, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो जो 3 हिस्सों में थे वो उनको नायकास थे उनके लिए, ओके, उनके लिए नायक। और उन नायकों को जैसे जिंजी या थंजूर या मदुरई होगा उसको भी काफ़ी सारे छोटे हिस्सों में उसको डिवाइड किया गया था। उनको कौन वो करता था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को, ये मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न हो गए, उन पर कौन थे, उन पर थे पोलीगर्स बेसिकली, ये पुलिकर थे। लेकिन जैसे जब विजयनगर एम्पायर ब्रेक डाउन हुआ तो पुलिकर वहाँ पे रूल करने लगे। लेकिन जैसे ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जो ब्रिटिश कंपनी से तो बेसिकली ऑपरेसिव जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, और जो पुलिकर जो वॉर्स पिछले जो हुए थे कंपनी के बीच में या फिर इनके बीच में 1799 टू लेकर 805, वो पेंडिंग टैक्स की वजह से, ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से हुआ था। बेसिकली मेरे हिसाब से पुलिकर थोड़ा सा इस तरह से उनके ब्रिटिश के साथ थोड़ा रिलेटेड नहीं रहे होंगे उनकी पॉलिसी से रिलेटेड, इसलिए इनमें वो हुए। अगर आपको रिमेंबर हो कि जो पोलिकर के जो फर्स्ट बैटल पोलिकर जीते थे, जहाँ तक मुझे फर्स्ट बैटल जो थी उसमें जो लीडर थे वो कट्टाबोमन नायकन थे, जो 1795 से लेकर 1799 तक हुई थी जो बैटल, उसमें बेसिकली पोलिगर ही विन हुए थे, कट्टाबोमन नायकन। लेकिन जो सेकंड, फिर उसके बाद में जो सेकंड फेज आया था पोलिगर रिवोल्ट का, उसमें पोलिगर पोलिगर हार गए थे, और फिर साउदर्न की जो तमिलनाडु की जो काफी सारी टेरिटरी थी जैसे उन्होंने ब्रिटिश ने उस पर कंट्रोल कर लिया था। तो मैं थोड़ा सा इन दोनों में कंफ्यूज थी ऊपर दो वालों में, बट दैट्स ओके, आई मेड इट रॉन्ग, आई ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपको मैंने कहा था आई थिंक 1432, या मैं गलत थी, ए था, मैं कंफ्यूज थी इसमें। जैसे कि मैंने कहा, आई नेवर आई मीन मैं हमेशा एक गलती ऐसे ही करती हूँ, दिस इज माई स्पेशलिटी, स्पेशलिटी जो भी बोलते हैं आप। ओके, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, मैसूर वॉर तो सबसे पहले ही स्टार्ट हो गई थी। मैसूर में सबसे जो पहले जो लड़ाई कर रहे थे वो मराठा को अपने साथ लेके, और हैदराबाद के जो निजाम थे ब्रिटिश अपने साथ लेके उनको आराम से लड़ाई कर रहे थे। जैसे कि हम ये बात करेंगे, ऊपर यहाँ पे अपने मराठा हैं, यहाँ पे हैदराबाद की निज़ाम है, और यहाँ पे अकेला इतना सुंदर सा, इतना रिच फ्लरिशी स्टेट जिसके पास कोस्टल एरिया भी है, भूमि भी उसकी जो फर्टाइल, बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड भी है उसकी, और बहुत सारी एडवांटेज हैं उसके पास। तो ब्रिटिश को बिल्कुल भी यहाँ पे तावन कोर है, ओके, ब्रिटिश को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती। हम ये भी वीडियोस बनाएंगे थोड़े से और थोड़े इंटरेस्टिंग वे में कि कैसी सारी चीज़ें हैं। तो ब्रिटिश को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी, तो सबसे पहले उन्होंने मैसूर को ही वो किया, मराठाओं की हेल्प भी ली और हैदराबाद निज़ाम की हेल्प भी ली। लेकिन एक बार मराठा मैसूर की तरफ से भी लड़े थे। तो ये जो बेसिकली हुई थी 1766 से लेकर 69, और जो
अगले मराठा वारी होने थे, फिर क्योंकि जब मैसूर का खत्म हो गया तो अब बारी थी मराठाओं की। मराठा का धीरे-धीरे से अगर आप देखेंगे तो उनका साम्राज्य भी थोड़ा-थोड़ा वीक हो गया था। पहले जो रूलर थे बहुत स्ट्रॉन्ग और आई मीन काफ़ी अच्छे रूलर थे, लेकिन जैसे ही उनको थोड़े सेटबैक से लगे, उसके बाद से थोड़ा मराठा भी थोड़ा वीक पोज़ीशन पे आ गया था। तो 1766 से लेके 69 तक, और ये मराठा वॉर हुई इसके बाद 75 से लेके 82, ये बर्मीज़ वॉर। आई मीन ये नहीं, इन्होंने बोला है कि जो करेक्ट फॉलोइंग इवेंट्स की क्रोनोलॉजी बतानी है आपको। यहाँ पे ये एंड वाला कोई सिनेरियो नहीं कि यहाँ पे आके एंड भी हो गई थी, नो। फिर जो बर्मीज़ वॉर हुए थे वो सिख वॉर से पहले हुए हैं। बर्मीज़ वॉर 1824 में स्टार्ट हुए थे 1826 तक, और जो एंग्लो सिख वॉर हुए हैं 1845 और 46 तक। भाई जो हमारे एंग्लो सिख वॉर में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो कौन से हैं? महाराजा रंजीत सिंह। जो पहले छोटी-छोटी मिसल थी, उन मिसल को कंबाइन करके उन्होंने आई थिंक पहले 13 मिसल में डिवाइडेड था, फिर उन्होंने अपना एक पूरा एम्पायर सेटअप किया था रंजीत सिंह ने। तो ये थोड़ा याद रखिए, मैं तो याद नहीं रख पाऊँगी इतना अप टू डेट। सो इफ यू कैन आई मीन कनेक्ट द स्टोरी लाइन, जैसे कि अगर आप ये कनेक्ट कर ले कि पहले उन्होंने मराठाओं ने ब्रिटिश के साथ और हैदराबाद के निजाम ने उनके साथ मिलकर मैसूर पे वॉर कर रहे थे, तो शायद यू मे बी एबल टू कनेक्ट द थिंग्स। तो और सिख तो ऑफ कोर्स जब वो अफगान के साथ हुई, अफगान वॉर भी उसी टाइम हो रहे थे, और सिख वो सिख का जो चीजें थी पहले सिख सिख वालों ने उनके साथ ब्रिटिश के साथ मिलकर अफगान की तरफ से कुछ जो इस तरह की ट्रीटी वगैरह की थी, इस तरह से आप स्टोरी कनेक्ट कर सकती है। ओके, ये काफ़ी, तो इसका नेक्स्ट आंसर आगे है। बेसिकली स्टार ट्रेक 1833 है। इसमें पूछा है कि ओके, मैंने क्या कहा था इसमें? मैंने ओनली 1 बताया था, लेकिन इसमें और भी सारी चीज़ें हुई थी। इसमें इन्होंने कहा है कि क्या सारी पावर जो सिविल या मिलिट्री की है गवर्नर जनरल को मिल गई थी। ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन ऑफ एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट का इंट्रोड्यूस किया था। इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी विच बिकम एज ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो हम देखते हैं क्या था। 1833 का है, आप याद रखें। Only 2 is incorrect. It made the Governor General of Bengal the Governor General of India and vested him all the civil and military powers. The act created for the first time a government of India having authority over the entire territorial area possessed by the British in India. Lord William Bentinck was the first Governor General of the India. Okay, that created for the first time a government of India having authority over the entire territorial area possessed by the British in India. Okay. It deprived the governor of Bombay and Madras of their legislative power. The Governor General of India was given exclusive legislative power for the entire British India. The law made under the Provision Act were called as a regulation, while law made under this act were called the Act. Okay. It ended the activities of East India Company as a commercial body, which make it purely administrative body. It provided that the company's territories in India were held by it in trust of His Majesty, his heirs and successor. Charter Act of 1853 introduced an open competition system for selection and recruitment of सिविल सर्वेंट। ओके, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हम याद रख सकते हैं कि सबसे पहले कांग्रेस कब बनी थी। आई थिंक 1885 में कांग्रेस वो जो फॉर्म हुई थी, तो उससे पहले की बात कर रहे हैं। 1857 के बाद तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही रूल हो गया था, उससे पहले तो किसी कंपनी रूल करी थी। 1833 की बात करें, इसमें क्या किया गया था? पहले जो पावरफुल बॉडीज थी वो क्या थी? जो बंगाल हो गया, मद्रास हो गया और बॉम्बे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इनके गवर्नर जनरल थे। लेकिन अब सबसे सुप्रीम पावर किसको मिल गई? जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। किसमें? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। और इसमें जो ये जो कंपनी थी उसको पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया, एज ए कमर्शियल बॉडी थी, फर्स्ट थिंग। और जो बॉम्बे एंड मद्रास को जो उनकी लेजिस्लेटिव पावर थी उनसे वो बिल्कुल छीन ली गई। जो लेजिस्लेटिव पावर एक्सक्लूसिवली किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके इसके अलावा बस यही था, उसके अलावा क्या था? ओ, पहली बार इसमें ऐसा पहले इससे पहले जितने भी जब ये कोई भी लॉ बनाए जाते थे उनको रेगुलेशन बोलते थे। इस एक्ट में पहली बार उनको रेगुलेशन नहीं एक्ट बोला गया। तो ये आप याद कर सकते हैं इसमें। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
पब्लिक सेफ्टी जो है ये 1928 ये क्वेश्चन है कि जो पब्लिक सेफ्टी बिल था, मैंने ये लिखा था, मेरा ये भी गलत था। वाओ, ऑलमोस्ट मुझे लगता है मेरे जीरो ही मान लिया आप, शायद एक ही ठीक था मेरा, वो आई एम नॉट श्योर व्हेदर इट वाज राइट और रॉन्ग। तो पब्लिक सेफ्टी बिल बेसिकली ये तो दो ही लाइन का क्वेश्चन है, तो इसको मैं एक्सप्लेन किया करूँ। पब्लिक सेफ्टी बिल तो जैसे पब्लिक सेफ्टी बिल तो था ही क्या, डिपोर्टिंग जो पॉइजनर थे, जो सोशल और कम्युनिस्ट आया से रिलेटेड थे, उनको डिपोर्ट करने के लिए। तो बेसिकली हमने क्या देखा, हमने रंपा रेबेलियन देखा। रंपा रेबेलियन क्यों हुआ, जैसे कि जो उन्होंने टोरी टैक्स लगाया था, उन पे टोरी टैपर्स पे जो टैक्स लगा दिया था या उसको इलीगली बता दिया था, इसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया उनको। उन्होंने कहा कि आप करेंगे रिबेलियन, तो चलो लेट्स स्टार्ट कर देते हैं रिबेलियन। इससे पहले उन्होंने काफी सारे ये भी थोड़े से अपराइजिंग वगैरह की थी, बट उसको ज्यादा बड़े नहीं थे। लेकिन जैसे ही टोरी जो हिली एरिया में रहते थे पीपल, मद्रासी प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी को याद ही होगी, ये अपना तावनकोर है, यहाँ पे मैसूर था, यहाँ तावनकोर था, और यहाँ थी मद्रास प्रेसिडेंसी। इसके अलावा जब आप बात करते हैं 1833 की, तो जो एक्ट हमारा जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें क्या किया था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, और जो अपने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल थे उनको उनके नीचे बना दिया गया था। उनकी लेजिस्लेटिव पावर भी उनसे छीन ली गई थी, जो जितने भी एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई थी। इसके अलावा पहली बार ये 18 चार्टर एक्ट 1833 वो वाला था, जिसमें क्या किया गया था, रेगुलेशन नहीं एक्ट बोला गया था। ओके, क्या इसके अलावा और कुछ भी था जो इसमें हम ऐड कर सकते हैं या हमने कुछ स्टडी किया हो इसमें? I'm not sure. Let me recall. Okay, if you can recall, you can also recall. This is part of the active learning, and it's the must and the most important part of the लर्निंग थिंग्स। ओके, हमने रंपा रिबेलियन देखा, इसके बाद पोलीगर रिवोल्ट भी देखा था, जिससे हम जानते हैं कि पोलीगर की जो फर्स्ट रिवोल्ट, जब हम फर्स्ट फेज की बात करते हैं, उसके जो नायक थे कट्टा बोमन नायकन थे। विजयनगर एम्पायर जो था वो 3 हिस्सों में डिवाइड था, जैसे उसको हिस्सों में डिवाइड किया गया था, उसको हिस्सों कौन कंट्रोल करते थे, नायक कंट्रोल करते थे। जैसे अगर हम उसको 3 हिस्से डिवाइड करें, पहले का जैसे जिंजी, तावनकोर, मदुरई, नायक उनके रूलर थे, उसको और छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया था, जिसको आप क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, जिसको क्या उनको रूल करते थे, पोलीगर उनको रूल करते थे। लेकिन जैसे ही विजयनगर एम्पायर ब्रेक डाउन हुआ, तो जो पोलीगर थे वो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थे उससे परेशान थे। लेकिन जो उनके जो लैंड और जो रेवेन्यू या टैक्स सिस्टम था उससे थोड़े से ओप्रेस, तो जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उससे परेशान थे, उसकी वजह से उन दोनों में वो जो फर्स्ट फेज था उसमें कट्टा भूमन नायकन थोड़े रूलर थे, और एक बार तो वो जीते थे पोलीगर, तो उसके बाद वो हार गए, और जो तमिलनाडु की मोस्ट जो टेरिटरी थी वो कौन किसके पास चली गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली गई। फिर उन्होंने क्रोनोलॉजी पूछी थी, भाई कौन कौन से इवेंट की क्रोनोलॉजी क्या है, तो आप इवेंट की क्रोनोलॉजी की बात याद रखें। सबसे पहले मैसूर थे, 60 कुछ ये मुझे याद नहीं है, फिर उसके मैसूर के बाद मराठास थे, फिर बर्मास थे, और फिर उसके बाद सिख वाला जो पार्ट था वो था। पब्लिक सेफ्टी एक्ट किससे रिलेटेड था, परिजन जो थे डिपोर्ट करने के लिए उनको, जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडिया से रिलेटेड थे। कोई कुछ और रह गया है? पोलीगर हो गया, रंपा रिबेलियन हो गया, इसके अलावा जो क्रोनोलॉजिकल ऑडियो ऑफ इवेंट्स हो गया, आई थिंक दिस ऑल डन। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड यू आर द, आई मीन, अगर आप साइकोलॉजी की भाषा में बात करें, अगर आई मीन आपने इतना देखा है, तो डेफिनेटली यू वांट टू स्टडी एंड यू वांट टू जस्ट पुट, मतलब साइकोलॉजी की थोड़ा सा ध्यान दे, तो पुट ऑन द एक्टिव लर्निंग, नॉट ऑन द पैसिव लर्निंग। जब हम किसी भी चीज को देखते हैं, उसको रीड करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमें सब कुछ पता है, और हमें ऐसे ही सब कुछ पता रहेगा। लेकिन मेमोरी जो है हमारी इतनी अच्छी मेमोरी नहीं है, जैसे कि अगर आप चाइल्ड की बात करें, चाइल्ड की तो इतनी भी अच्छी नहीं होती, वो कुछ ज़्यादा याद रख ही कहाँ पाते, उसको किससे कितनी मार पड़ी। अगर याद रख पाते तो पूरा हिसाब-किताब रखते कि भई एक बार बड़ा हो जाओ, फिर पूरा हिसाब-किताब ठीक कर दूँगा। इसलिए मेमोरी सबकी ऐसी है, तो थोड़ा-सा आप अपने एक्टिव लर्निंग से ज़्यादा चीज़ें रिटेन रहती हैं। ओके, बाय, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।